नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा। पीपरलिंग मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का भाई गोपाल सारण गिरफ्तार यहां पर हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। दरअसल एसओजी ने बर्खास्त सीआई गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार किया है। जयपुर से पुणे भागकर गोपाल ने शुरू किया था कबाड़ी का काम। गोपाल सारण ने पुणे में खोल ली थी कबाड़ी की एक दुकान भी। एसओजी के पास गोपाल के खिलाफ रिकॉर्ड के आधार पर जो पूछताछ है वो यहां पर शुरू हुई और 2 दिन के रिमांड में गोपाल सारण ने कई जानकारी एसओजी को दी है। गोपाल सारण की गिरफ्तारी को लेकर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती में पेपर देकर नकल कराने के मामले में भी गोपाल सारण के खिलाफ एफआईआर थी। इस दौरान एफआईआर होने के बाद गोपाल सारण ने राजस्थान छोड़ दिया था। कई राज्यों में फरारी काटता रहा गोपाल सारण और फिलहाल रिमांड पर है। पाली जिले में एसएचओ रहते गोपाल सारण की माफिया से मिलीभगत की बात भी यहाँ पर सामने आई थी। क्रूड ऑयल चोरी माफिया और एक्सटॉर्शन गैंग से मिलीभगत की भी बात यहां पर सामने। कई आपराधिक घटनाओं में मिलीभगत के चलते सरकार ने नौकरी से उसे बर्खास्त कर दिया था। 2020 में नौकरी से बर्खास्तगी के बाद बड़े भाई भूपेंद्र के साथ नकल गैंग का वो हिस्सा बना। अब देखिए पूछताछ जो हुई, क्योंकि रिमांड पर उसे रखा गया तो कई खुलासे यहां पर हुए हैं। इसके अलावा देखिए नौकरी से भी उसे बर्खास्त कर दिया गया था। पाली जिले में एसएचओ रहते गोपाल सारण की माफियाओं से मिलीभगत की भी बात यहां पर सामने आई थी। प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा काफी ज्यादा गंभीर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर गंभीर है। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भज्जूलाल सरकार की जगह जगह रोड शो। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा, राजस्थान को निवेश की राजधानी बनाने हेतु संकल्पित है प्रदेश सरकार। दिल्ली में रोड शो में सीपीएससी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख उद्योगपति एवं निवेशकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्हें हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में व्यापक निवेश अवसर, अनुकूल नीतिगत वातावरण, उन्नत अवसंरचना सुविधाओं, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के साथ साथ राजस्थान में निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आगामी समिट में सहभागिता के लिए सभी को सादर आमंत्रित भी किया गया। चूंकि देखिए राइजिंग राजस्थान की जब यहाँ पर बात हो रही है तो मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली भी वो गए थे। दिल्ली में देखिए जो तमाम निवेशक है उनके साथ बातचीत भी यहाँ पर हुई थी। राजस्थान को अगर समझे क्योंकि वातावरण के हिसाब से भी और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर अगर नजर डाली जाए तो राजस्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर उन निवेशकों के लिए भी हो जाता है। तो निवेश के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने कहा कि आगामी समिट में सहभागिता के लिए सभी को आमंत्रित भी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि प्रोत्साहन पैकेज के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई। राज्य में निवेश करने के लिए जो विशेष प्रोत्साहन पैकेज है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने यहाँ पर विस्तार से जानकारी साझा करी। भारतीय रेलों में सुरक्षा और सुविधा को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। रेल मंत्रालय ने 10,000 इंजन पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी यहां पर दी। अब देश में रेल यात्रा न सिर्फ सुखद बल्कि और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। दरअसल त्योहारी सीजन है और ऐसे में त्योहारी सीजन में देश भर में 6,000 त्योहारी स्पेशल ट्रेन चलाएगा भारतीय रेलवे। दूसरी ओर 3 स्टेट के प्रवेश द्वार चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सरकार का खासा फोकस रहने वाला है। चंडीगढ़ को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पुनर्विकास पर जोर दिया जाएगा। और देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की दोनों और इमारतें और पार्किंग फरवरी 2025 तक पूरी तरह से तैयार यहाँ पर हो जाएगी। आज रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। रेलवे स्टेशन का रणनीतिक महत्व, प्रतिदिन यहां आती जाती लगभग 36,000 यात्री, औसतन 82 ट्रेनें यहां से गुजरती है, जिनमें प्रतिदिन 17 जोड़ी यहां से शुरू और समाप्त होती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भज्जूलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस। आपको बता दें कि डीओआईटी के पिछले 5 साल के टेंडर की एसीबी ने जांच जो है वो यहां पर शुरू कर दी है। एसीबी ने डीओआईटी को नोटिस जारी कर टेंडर संबंधी सूचना यहां पर मांगी है। पिछले 5 सालों के टेंडर और रीटेंडर की सूचना यहां पर मांगी गई है। आपको बता दें कि एसीबी ने सूचना मांगी है और टेंडरों की जांच के लिए एसीबी ने 5 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया है। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच यहां पर करेगी। टेंडर में भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग एंगल से जांच यहां पर करेगी कमेटी। हाईकोर्ट ने डीओआईटी से जुड़े टेंडर घोटाले को लेकर जांच के आदेश यहां पर दिए थे।
अब देखिए आदेश यहाँ पर दी गए और हाईकोर्ट ने एसीबी को 5 साल में हुई शिकायत वाले टेंडर की जांच के भी आदेश दिए। योजना भवन में अलमारियों से बरामद किया था भारी मात्रा में नकदी और सोना। ऐसे में अलग अलग एंगल से यहाँ पर जांच की जाएगी। कमेटी गठित कर दी गई है और ये कमेटी गहनता से इस पूरे मामले पर जांच करेगी। 1968 में लापता वायुसेना का विमान 56 साल बाद 4 शव और मिले हैं। 7 फरवरी 1968 वो तारीख थी जब चंडीगढ़ से 102 यात्रियों के साथ ये विमान उड़ा था। खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था वायुसेना का AN-12 विमान। आपको बता दें कि रोहतांग दर्रे के पास लापता हो गया था वायुसेना का विमान। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने इसकी तलाश को शुरू किया था। 2003 में पर्वतारोहियों ने खोजा विमान का मलबा, यानी कि विमान का मलबा जो है वो यहाँ पर मिला। डोगरा स्काउट्स ने 2005, 2006, 2013, 2019 में अभियान भी चलाए। 2019 तक बरामद हो पाए थे सिर्फ 5 शव। अब 4 और शव यहाँ पर बरामद हुए हैं। अन्य यात्रियों के शवों की तलाश भी जारी है। 10 अक्टूबर तक ये जो अभियान है यहाँ पर चलाया जाएगा। सीताराम येचुरी के निधन से माकपा महासचिव पद खाली हुआ है। अप्रैल तक महासचिव पद संभालेंगे 76 वर्षीय प्रकाश करात। आपको बता दें कि 2005 से 2015 तक माकपा महासचिव रह चुके हैं प्रकाश करात। करात को फिर से कार्यवाहक महासचिव बनाना संकट का संकेत है। माकपा में नेतृत्व संभालने वाले वरिष्ठ नेताओं की भारी कमी है। माकपा ने 2022 में तय की थी पदाधिकारियों की उम्र सीमा। 75 वर्षों से ज्यादा उम्र के बाद नेताओं को कोई पद नहीं। इसके बावजूद 76 वर्षीय करात कार्यवाहक महासचिव नियुक्त। माकपा के लिए येचुरी या करात का विकल्प खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, चूंकि जिस तरह से इस खबर को हमने दिखाया था उसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। अब आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े प्रकरण में बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि मामले में 4 सदस्यीय कमेटी ने प्राथमिक जांच को यहां पर पूरा किया है। स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को रिपोर्ट यहां पर सौंपी। और आपको बता दें कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में कई तरह की बड़ी अनियमितताएं सामने आई। चिकित्सा मंत्री ने काउंसिल रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को EPO कर दिया। डॉक्टर गिरधर गोपाल गोयल को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त चार्ज यहां पर दिया है। SMS हॉस्पिटल में अतिरिक्त अधीक्षक के पद पर कार्यरत है डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोयल को अपनी मूल पद के साथ रजिस्ट्रार का अतिरिक्त जिम्मा यहां पर सौंपा गया है। पहले रिपोर्ट दी गई थी और रिपोर्ट के बाद देखिए यहां पर EPO भी किया गया और अब जो है पद का जिम्मा यहां पर दे दिया गया है। डॉक्टर गोयल को अपनी मूल पद के साथ रजिस्ट्रार का जिम्मा यहां पर दिया है। बेंगलुरु में शर्मा परिवार के नाम से रह रहे पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। 2018 से भारत में रह रहा था पाकिस्तान का ये परिवार। आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश की है पाकिस्तानी नागरिक की पत्नी, ढाका में शादी। राशिद अली सिद्दीकी जिनकी उम्र 48 साल है, आयशा जिसकी उम्र 38 साल है, उसके पिता हनीफ मोहम्मद, मां रूबीना राजपुर गांव में शर्मा परिवार के नाम से रह रही थी। फर्जी नाम रखी शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा, रानी शर्मा। पुलिस पहुंची तो फरार होने की तैयारी में था ये पूरा परिवार। परिवार ने पेश किए हिंदू पहचान के साथ भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड। घर में दीवार पर लिखा था मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जश्न ये जुलूस। साथ ही कुछ मौलवियों की तस्वीरें देखकर पुलिस को यहां पर शक हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ है पाकिस्तान की लियाकतबाद से ये सिद्दीकी परिवार जो है वो यहाँ पर आए। मेहंदी फाउंडेशन के एजेंट के जरिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए दिल्ली पहुंचा था परिवार। 2018 में बेंगलुरु जाकर शर्मा के नाम से ये परिवार रहने लगा। पुलिस को यहाँ पर शक हुआ। उसके बाद देखिए पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जांच की गई जिसके अंदर ये बड़ा खुलासा हुआ है।